इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको रियल चैलेंजेस क्या देखने पड़े, आपने उसमें वैल्यू क्या ऐड की और कैसे ऐड की? मेरे लिए सबसे बड़ा वो चैलेंज था कि हाउ टू एलिमिनेट द मैनुअल रिपोर्टिंग। लेकिन एक जो ओनर हैं उनको ये चीज बताना कि मैं ये करना चाहता हूँ, इससे ये वैल्यू ऐड होगी, क्या ये इतना आसान था? आई वॉज लकी इनफ कि जो नोवाई वक्त की एमडी है, सो शी बिलीव्स इन एम्पावरिंग हर टीम। सो इफ समथिंग इज राइट शी अंडरस्टैंड्स इट। आपने नवाई वक्त पे इतना टाइम गुजारा, एक बड़ा वैल्यू ऐड की, उसके बाद आपने क्यों प्लान किया कि यहाँ पे मुझे एज एन CFO ज्वाइन करना चाहिए? इट इज ऑलवेज द विजन। लोगों की ये परसेप्शन है कि अगर हम एनजीओ ज्वाइन करेंगे, अगर हमने इंडस्ट्री में मूव करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, तो वो एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं कि आपका इस फील्ड का एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप एक सेक्टर में एक मैनेजेरियल रोल पे पहुंच गए हैं। उस टाइम पे जब आप इंडस्ट्री स्विच करने की बात करेंगे तो यूजुअली सीनियर रोल्स में प्रेफर किया जाता है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। एक चीज होती है सेल्फ लर्निंग, आपने साथ साथ खुद भी अपने आप को अपग्रेड करना है। लोग ये समझते हैं हमने क्वालिफिकेशन ले ली है, हमारी ठीक है, कम्युनिकेशन भी साथ साथ डेवलप हो जाएगी, स्किल्स वगैरह साथ साथ होती रहेंगी। तो इसमें आपकी क्या टेक है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, ये क्यों जरूरी है कि आपको एक इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचना है? मैं देखूंगा एक कैंडिडेट में उनका नॉलेज सिर्फ वर्किंग पेपर्स की हद तक लिमिटेड है या दे कैन सी बियॉन्ड वर्किंग पेपर्स। अडेप्टेड टू वर्क, टीम प्लेयर, डूअर हो बंदा, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं सीवी में। आप असेसमेंट कैसे करते हैं? समटाइम्स रिज्यूमे और इंसान की पर्सनैलिटी आपस में अलाइंड नहीं होती। सो ये चीज इंटरव्यू में फौरन क्लिक हो जाती है। हु यूज AI will definitely eliminate those who won't accept AI. Like human will replace humans, will not use AI. Yes. अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन डिग्रीज, टाइटल और मोटिवेशन पे नहीं है, बल्कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, और ख़ास तौर पे डेटा एनालिटिक्स, AI और ऑटोमेशन जो है वो किस तरह से फ्यूचर में रोल प्ले करेगी हमारी फील्ड में। तो इसलिए मैंने इनवाइट किया है मिस्टर अम्माद सिद्दीकी, जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप CFO की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, इट्स माय प्लेजर। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बड़ी ऑडिट फर्म का भी एक्सपीरियंस है, आप EY में रहे हैं, और उसके बाद आपने नवाई वक्त एक न्यूज़पेपर एजेंसी को ज्वाइन किया। तो ये डिसीजन आपने क्यों किया? वहाँ पे आपने कितना टाइम गुजारा और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या वैल्यू प्रोवाइड की और कैसे की? नोआई वक्त की अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस के बाद, सो नोआई वक्त यू नो इट्स अ ब्रांड नेम सिंस 1940 और इससे हमारी बड़ी अफिलिएशन वैसे ही एसोसिएटेड है सिंस आवर चाइल्डहुड। तो एक तो ये मेरे लिए बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था कि आई वॉज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, सर्विस सेक्टर, it is actually a printing and publishing sector, you can say. So it is not merely a service sector like other service organizations. So यहाँ पे भी operations and printing and publishing पूरा इनका जो press setup है, so that is there. So इसमें भी आपके raw materials आ रहे हैं, they are being converted into finished goods. So द न्यूज़पेपर जो आप देखते हैं, दिस इज अ फिनिश गुड, सही, राइट? सो दिस वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्विस सेक्टर्स। अच्छा सर, एक और बात मुझे बताएं कि अकाउंटेंट के लिए ना ये बात बड़ी ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जहां पे उनको ग्रोथ नज़र आ रही हो। अगर हम न्यूज़पेपर एजेंसी की बात कर रहे हैं, 1940 से ये कंपनी चल रही है, तो ये एक परसेप्शन है कि न्यूज़पेपर आए दिन कम होते जा रहे हैं, डिजिटल प्रिंट मीडिया ज़्यादा होता जा रहा है, तो शायद ये आने वाले वक्त में उस तरह से कंपनी ग्रो ना करती। और आपने ज्वाइन क्यों किया, कब किया इस ऑर्गेनाइजेशन को? मैंने ज्वाइन किया 2019 में। आई बिकेम पार्ट ऑफ नोआई वक्त मीडिया ग्रुप, और इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अकाउंटेंट्स ये देखते हैं कि कहाँ पे ग्रोथ है, कहाँ पे ग्रोथ नहीं है। बट जो मेरी एनालिसिस है, इफ़ यू सी इन फॉरेन कंट्रीज, लाइक इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, सो जो प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री है अभी वो टोटली वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। सही।
So it exists there as well. ठीक है? So what my analysis is कि print media no doubt के means of communication बड़े drastically change हो गए हैं. But every medium has its own value. So जहाँ तक ग्रोथ की बात है, किसी भी CFO का ये रोल, उसका ये पार्ट है कि मतलब अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो जो बिजनेस डोमेन है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए अपना रोल भी प्ले करे. सो नो डाउट कि बिजनेस में फ़र्क आएगा और वो आता रहेगा, जिस तरह से अभी डिजिटल मार्केटिंग ने जिस तरह से बूम पकड़ा है. बट इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को खुद भी कुछ स्टेप्स लेने हैं कि हाउ दे कैन डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यू स्ट्रीम्स. सही. ठीक है. सो दिस इज पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन के अगर वो अपनी प्रोडक्ट लाइन पे काम नहीं करेंगे तो कभी ना कभी जाके उन्हें फर्क पड़ेगा. सही. सो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ नोकिया. इफ यू रिमेंबर के मतलब नोकिया कितना बूम पे था इन 90s एंड देन जब एंड्रॉयड आया है एंड नोकिया रिजेक्टेड टू एक्सेप्ट द चेंज, तो उसके बाद अब आप देख लें कि everyone has Android in their hand. जी बिल्कुल. ठीक है ना. सो उस टाइम पे उन्होंने रियलाइज नहीं किया. सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स या जो भी बिजनेस डेवलपमेंट हेड्स हैं, ये उनका रोल है कि वो अपनी प्रोडक्ट लाइन पे मुसलसल काम करते रहें. अच्छा सर, आपने एज एन हेड ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया 2019 में. ये एक टफ पीरियड था, कोविड का टाइम भी आने वाला है, तो इसमें एक ये भी परसेप्शन होती है कि न्यूज़ सेक्टर में सैलरीज के भी इश्यूज होते हैं, जो मैंने सुने हैं उस सिलसिले में. बट रियल चैलेंजेस की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको रियल चैलेंजेस क्या देखने पड़े विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टिंग, अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड कंप्लायंसेस, जिनके ऊपर आपने काम किया और फिर उसमें वैल्यू ऐड की. एज एन मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपने उसमें वैल्यू क्या ऐड की और कैसे ऐड की. मैंने जब नोवावॉक ज्वाइन किया, सो 2019 में यू राइटली पॉइंटेड आउट के कोविड स्टार्ट हुआ और मतलब थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट. उस चैलेंज की तरफ मैं तो बाद में आता हूँ, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जी, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सिंस 1940 और इसकी जो records हैं या जो इसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर था, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मैंने अपने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माय प्रैक्टिस, ऑडिट प्रैक्टिस, आई सो ड्यूरिंग माय ऑडिट टाइम्स. सो यहाँ पे जो मैनुअल प्रोसीजर्स थे, मेरे लिए सबसे बड़ा वो चैलेंज था कि हाउ टू एलिमिनेट द मैनुअल रिपोर्टिंग. सही. ठीक है. हम जब फर्म से आते हैं तो वी आर यूज्ड टू ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन आवर लैपटॉप, गेटिंग रिपोर्ट्स इन वन क्लिक. वर्किंग पेपर्स से की हमें आदत होती है, मतलब सारा. सो थोड़ा सा मुझे ये टाइम लगा यहाँ पे, मतलब इट वाज काइंड ऑफ चैलेंजिंग फॉर मी कि जो डिसेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग हो रही है उसको किस तरह से सेंट्रलाइज किया जाए. ये इसको एक्सप्लेन करेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड कैसे हो रही थी और कैसे आपने भी सेंट्रलाइज्ड किया इसे. अच्छा, डिसेंट्रलाइज इस तरह से है बिकॉज नोवावॉक इज ऑपरेटिंग अक्रॉस द नेशन. It is operational in Lahore, in Karachi, in Islamabad, Rawalpindi, KPK, Multan, Quetta and Gwadar as well. So हर ऑफिस में इंडिविजुअली रिपोर्ट्स मेंटेन हो रही थी, जो कि उस टाइम पे सेंट्रलाइज, मतलब उसको कंसोलिडेट करने में जो टाइमिंग डिफरेंसेस थे, मतलब जो टाइम गैप्स थे, उसको एलिमिनेट करना.
कि how you can get you know consolidated report On in time. one picture Yes. at the end of day. सही. So इसके लिए व्हाट आई हैड टू डू इज कि बहुत से डिसेंट्रलाइज्ड जो प्रोसीजर्स थे उनको मैंने सेंट्रलाइज किया. सही. फिर सिस्टम रिवैम्प किए, प्रोसीजर्स रीडिफाइन किए, स्टाफ जो टीम है उनकी ट्रेनिंग्स की कि how to get how to prepare reports in minimum time, which tools they can use, कुछ जगह पे जो duplication of work है उसको eliminate किया. So these were the things which were challenging for me in the start when I joined Neuwirth. But later on, as I mentioned, when we get the things centralized, so we had a system. We started getting consolidated pictures on daily basis. उसमें ये हुआ कि जो टाइम हमें लेट से एक रिपोर्ट हम नेक्स्ट डे या विद इन 2 days प्रिपेयर कर रहे हैं, नाउ दैट वी कैन गेट एट द एंड ऑफ द डे. फिर इसके बाद में हमने वहाँ पे एक ERP डेवलप की. Although we were already using different softwares to get the reporting for you can say individual books, subsidiary books, but the purpose of ERP was to put all the subsidiary books into one picture, to integrate all the modules, you can say all the departments in one solution. सही. So this what we did there. ऑल राइट. अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान के कल्चर में ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनते हुए कि आपने ये सारा काम किया, लेकिन एक जो ओनर हैं उनको ये चीज़ बताना कि मैं ये करना चाहता हूँ, इससे ये वैल्यू ऐड होगी, क्या ये इतना आसान था? लाइक जिस तरह रूटीन में सेड कल्चर होता है वो तो किसी की नहीं सुनते, ये कर दें बस. अच्छा, नॉर्मली जो मैंने भी जो मतलब Neuwirth में आने से पहले सुना हुआ था वो ऐसे ही कुछ था. बट आई वॉज लकी इनफ कि जो Neuwirth की MD है, she is a team person. So she believes in empowering her team. So if something is right, she understands it. She empowers the team. And how she empowers, if she delegates something, she delegates it with full authority. राइट. So you can do your task. अच्छा, इसकी So I was lucky enough. So I did not had to face this challenge. राइट. अच्छा, ये बताएं कि आप जब EY के बाद आपने Neuwirth ज्वाइन किया, तो ये जो आप बातें बता रहे हैं ना, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा ही है, तो ये इतना आसान नहीं होता कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं और फिर आपने इतना सिस्टम इस तरह से रिवैम्प किया है, इतनी वैल्यू ऐड की ऑर्गेनाइजेशन में. तो अगर कोई आज के टाइम में सुन रहा है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी नीड है, तो उसको किस चीज़ पे काम करना चाहिए कि वो इस तरह की वैल्यू किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कर सके? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड से कि जो हमारी फील्ड है अकाउंटेंट्स, व्हाट वी डू इज़ के हम शायद नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स को अपनी बात उस तरह से कन्वे नहीं कर पाते जिस तरह से हम खुद अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. सही. सो कम्युनिकेशन जो है ना, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. सही. So you must have heard the term storytelling, right? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने एनालाइज किया अभी तक, आई थिंक कि जो जिस तरह आप सेठ कह रहे हैं, शायद सेठ को आप
सही तरह से बात इंटरप्रेट करके नहीं बता पा रहे होते कि वो उसके लिए उतनी आसान लगे, वो समझ पाए कि मुझे इसका बेनिफिट क्या होगा, कितना होगा, राइट। राइट। सो इफ यू हैव एन ERP, सो आपकी बहुत ज़्यादा हैसल, बहुत ज़्यादा लेबोरियस वर्क आपका कम हो जाता है। जो चीज़ आप वीक्स में कर रहे हैं शायद अब वो आपका फोकस सिर्फ उन एरियाज में होता है जहाँ पे एक्चुअली इशू है। अदरवाइज आपको इशू फाइंड करने के लिए आपको 100% डाटा पे काम करना पड़ता है। सही। सो आप उस डाटा पे भी काम कर रहे होते हैं जिस डाटा में इशू नहीं है, राइट। सो हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन सच एन असाइनमेंट जहाँ पे आपने पूरे डाटा को स्टडी करना है, आपकी कितनी टीम एंगेज है, राइट। सही। अब अगर आपके पास ERP है, आपने अपने सिस्टम्स ऑटोमेट कर लिए हैं, जो काम आप 1 वीक में कर रहे थे, अब नाउ इफ़ यू आर डूइंग दैट इन 1 डे और 2 डे, पहले आप वो 5 लोगों की टीम के साथ कर रहे थे, अब आपकी टीम के जस्ट 2 मेंबर इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप देखें आपके डिपार्टमेंटल कॉस्ट, आपकी उस एक्टिविटी को कंडक्ट करने की कॉस्ट भी तो कितनी नीचे आ गई। सही। अब जो बाकी टाइम आप सेव कर रहे हैं, उस टाइम में आप कुछ वैल्यू एडिंग काम कर सकते हैं, अपनी टीम को डिफरेंट टास्क में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो राइट कम्युनिकेशन विद द ऑनर इन टर्म्स ऑफ अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहाँ पे ना हम थोड़े वीक हैं शायद, इस एरिया की वजह से भी आई थिंक बहुत से गैप्स हैं। अगर इस एरिया को हम कवर कर लें, इस गैप को हम मीट कर लें, तो शायद जो ये एक मिथ है ना कि सेट कल्चर या सेट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, सेट को अगर बेनिफिट नज़र आएगा कि भाई डेफिनेटली आपको रियल टाइम में डाटा मिल रहा है, उस रियल टाइम डाटा से आप क्या बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर फोरकास्ट कितनी जल्दी कर सकते हैं। ट्रेडिशनली क्या हो रहा है, ट्रेडिशनली पहले आप टाइम ले रहे हैं, आप रिपोर्ट कंपाइल कर रहे हैं, एज ऑफ टुडे की रिपोर्ट आप लेट से 2 वीक के बाद आपके सामने अगर आ रही है, सही। तो इट्स मीन आप 2 वीक्स डिले प्लानिंग कर रहे हैं आज की या अपने वेरी नेक्स्ट डे की। अगर वही डाटा आपके पास आज अवेलेबल हो तो आप बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यू कैन सेव योर टुमारो। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि नवाए वक्त में आपने इतनी वैल्यू ऐड की, इस पूरा सिस्टम उनका रिवैम्प किया, उस वैल्यू एडिशन के बाद आपको रिवॉर्ड मिला? क्या आप उस रिवॉर्ड से सेटिस्फाई थे? Alhamdulillah, I was very much satisfied. As I told you, when I joined Noavat, I was about 26 years of age, right? And I was Group GM Finance within a period of 6 months. वैसे मैंने ये पहली बार सुना है कि कोई 26 साल की एज में GM अकाउंट्स एंड फाइनेंस है ना वो So, why it, as you are saying कि भाई आपने खुद ये फर्स्ट टाइम सुना है, बट इफ आई वर्क देयर, अगर मैंने वैल्यू ऐड की तो आई वॉज रिवॉर्डेड एज वेल, राइट। आई वॉज रिटेन्ड एज वेल, राइट। सो आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। अच्छा ये बताएं कि उसके बाद 5-6 साल आपने वहाँ पे गुजारे और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया ज्वाइन किया, और अकाउंटेंट्स में एक और बात ये भी है कि आपके आर्टिकल्स ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और उसके बाद आपको अगर ऑफर आती है NGO से या स्पेशली ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, तकरीबन मिलते जुलते ही आप कह लें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता कि कहीं ये डेड एंड ना हो जाए, मेरे करियर के लिए हर्टिंग ना हो। तो आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, आपने नवाए वक्त इतना टाइम गुजारा, एक बड़ा वैल्यू ऐड की, उसके बाद आपने क्यों प्लान किया कि यहाँ पे मुझे एज एन CFO ज्वाइन करना चाहिए?
it is always the vision of organization which attracts you. And secondly, जो ये saying है कि NGO में जाके शायद मैं डेड हो जाऊं, देखिए, every organization, every industry, every sector has its own value, has its own grace. जब तक आपने वहाँ पे काम नहीं किया, सो आप वो बात कर रहे हैं जो आपने सुनी है, सही, right? So unless you experience something, I would say it is not viable to make frozen evaluations. You must give a try. And जैसे आपने कहा आर्टिकल्स के फौरन बाद, पॉइंट इज के जिस टाइम पे आपका लर्निंग टाइम है, उस टाइम पे आप वो डिसीजंस ले रहे हैं जो आपने शायद ग्रोथ लेने के बाद करने हैं। सही, तो आप अपने आप को ग्रोथ से भी रोक रहे हैं। हो सकता है कि आपने एनजीओ ज्वाइन की और आपने वहां पे एक जल्दी ग्रोथ पिक कर ली, सो आपके करियर के लिए क्या अच्छा है? सही, एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपने ज्वाइन की और आप वहाँ पे लेट्स से नेक्स्ट 5 इयर्स तक ग्रोथ नहीं ले सके, या एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपने ज्वाइन की एंड वेरी क्विकली आपने वहाँ पे ग्रोथ भी ले ली। सो आई थिंक बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एनालाइज करने की ज़रूरत होती हैं बिफोर मेकिंग फ्रोजन इवेल्युएशंस। तो इस चीज़ को आई थिंक हमारी यूथ को जो है ना समझना चाहिए कि सुनी सुनाई बातों पे फौरन बिलीव ना करें। अच्छा सर, इसमें ना दो बातें हैं। एक तो आपने विजन की बात की, तो विजन और मॉनेटरी बेनिफिट अलाइन होने चाहिए। ये अकाउंटेंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, समझते हैं लोग। और एक्चुअली ये मैंने इसलिए कहा कि लोगों की ये परसेप्शन है कि अगर हम एनजीओ ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद हमें, अगर हमने इंडस्ट्री में मूव करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, तो वो एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं कि आपका इस फील्ड का एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह की कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं जिसकी वजह से वो रिलक्टेंट होते हैं कि भाई हम इधर ना जाए। अच्छा, ये वैलिड कंस्ट्रेंट है कि आप जब एक सेक्टर में टाइम स्पेंड करते हैं जी, या लेट्स से आपने आप मैनेजेरियल रोल पे, ठीक है, आप एक सेक्टर में एक मैनेजेरियल रोल पे पहुंच गए हैं, अब उस टाइम पे जब आप इंडस्ट्री स्विच करने की बात करेंगे तो यूजुअली सीनियर रोल्स में प्रेफर किया जाता है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। सही, बट ये लाजमी नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपका जो स्किल सेट है, आप जब भी किसी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, हर जॉब की एक जेडी होती है। सही, क्या आपका स्किल सेट उस जेडी के अलाइन है कि नहीं है? एक चीज़ है आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, सही, आप वहाँ पे वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ के ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली ऑपरेट कर रहे हैं। एक चीज़ होती है सेल्फ लर्निंग, आपने साथ साथ खुद भी अपने आप को अपग्रेड करना है। आपका जो कॉन्टीन्यूस लर्निंग प्रोसेस है वो नहीं रुकना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो हाँ, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आई थिंक ये चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है। वो किसी भी इंडस्ट्री में हो तो फेस करना, वो किसी भी इंडस्ट्री में हो तो आपको फेस करना पड़ सकता है। जी। सो ये तो आई वुड से कि एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस है ना कि वो अगर एक सेक्टर में है और वो सिर्फ वहाँ पे ही कन्फाइंड होके रह गया है, या वो वहाँ पे रहते हुए भी अपने आप को, अपने नॉलेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अभी तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इवन एआई के आने के बाद हर उस चीज़ का आंसर आपके पास है जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे, राइट। सो अभी डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं। सो जो मैं देख रहा हूँ, जो मतलब ट्रेडिशनली जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, अगर आप अपने आप को एआई में ही मास्टर कर लेते हो तो आई थिंक आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आप बड़ा इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट you have to pitch in your interviews.
if the interviews are satisfied, you can add value to the organization and you have the skill set. You have right trainings, you have upgraded yourself, you have upgraded your knowledge, your skills. तो आई थिंक कि इतना इशू नहीं आना चाहिए. लाइक जो मैं अभी इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, लाइक इफ आई हैव टू हायर समवन, व्हाट आई सी व्हेन आई हैव टू हायर वैसे समवन. ये मेरा क्वेश्चन ही था यही वाला कि जब एक्चुअली आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, सीवीज आती हैं और आपके पास डिफरेंट लोग हैं, ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड भी है, सी ए सी 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 एम एस, वो डिपेंड करता है कि कौन सा रोल है. तो आप उस कैंडिडेट में कौन सी स्किल्स देख रहे होते हैं, क्वालिफिकेशन को कितना वेट दे रहे होते हैं, उसके कम्युनिकेशन को कितना वेट दे रहे होते हैं. बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं हमने क्वालिफिकेशन ले ली है हमारी, ठीक है, कम्युनिकेशन भी साथ साथ डेवलप हो जाएगी, स्किल्स वगैरह साथ साथ होती रहेंगी. तो इसमें आपकी क्या टेक है? एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ग्रुप जीएम फाइनेंस थे, फिर आपने यहाँ पे एज अ सीएफओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रुप, तो बड़े लोगों का इंटरव्यू आपने किया होगा, तो बताएं. देखिए, जो क्वालिफिकेशन है, नो डाउट कि दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट. यस. अगर आपको इंटरव्यू के टेबल पे पहुंचना है ना, तो यू मस्ट हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन. यस. ये तो है वन साइड कि आपके पास क्वालिफिकेशन है. ये क्यों ज़रूरी है कि आपको एक टेबल तक, एक इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचना है. सही. ये चीज़ डेफिनेटली होगी, देन आप इंटरव्यू के टेबल पे पहुंचेंगे. अब जब आप इंटरव्यू के टेबल पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले तो जो मैं देखूंगा एक कैंडिडेट में, मैं ये देखूंगा कि उसमें विलिंगनेस टू डू, ability to adapt change, ability to work under pressure. Like this I am talking about senior positions, सही. not for the juniors. Right? इसमें I would say कि एक बच्चा आर्टिकल से निकल के वो इंडस्ट्री में आ रहा है, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ. सही. समटाइम्स वी ऑल्सो हायर्स बी कॉम्स, ठीक है, मतलब एम कॉमर्स ग्रेजुएट्स, तो उनके लिए डेफिनेटली क्राइटेरिया डिफरेंट होगा. ठीक है. सो जो यहाँ से आ रहे होंगे उसमें व्हाट विल सी के जो उन्होंने ऑडिट्स किए हैं, जो स्किल्स उन्होंने ली हैं, उनका नॉलेज सिर्फ वर्किंग पेपर्स की हद तक लिमिटेड है या दे कैन सी बियॉन्ड वर्किंग पेपर्स. क्या वर्किंग पेपर्स मतलब a person is very good in preparing the reports. Yes. फाइनेंशियल्स में स्ट्रॉन्ग है, स्टैंडर्ड्स पे बहुत अच्छी ग्रिप है. व्हाट इफ के आपके पास एक रिपोर्ट आई है, उस पर स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई हैं, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, बट अगर वो रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटीज को ही नहीं एड्रेस कर रही, सही, तो दैट रिपोर्ट इज ऑफ नो यूज. So we have to, see beyond the working papers, beyond the standards. कि actually जब आपके पास situation होगी, जब scenario होगा, सही, जब problem होगी, आप उसको कैसे resolve करोगे. सही. So this is very much important. और अगर कोई प्रेशर सिचुएशन है, उसमें क्या आप अपने डिसीजन पे स्टिक रह पाओगे या आपने जो अपने ही स्टांड से आप हट जाओगे. सही. अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा. ये जो आपने अडेप्टेड टू वर्क, टीम प्लेयर, डूअर हो बंदा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं सीवी में. आप असेसमेंट कैसे करते हैं? कोई उसका तरीकाकार है या कोई क्वेश्चन है जिससे आपको पता चल जाए कि अगला बंदा कितना विलिंग है इस जॉब के लिए और राइट पर्सन है? यूजली अगर मैं आपको बताऊं मेरा एक्सपीरियंस, सो समटाइम्स जो इंसान है उसकी ना रेज्यूमे और वो खुद जो चीज़, समटाइम्स रेज्यूमे
और इंसान की पर्सनैलिटी आपस में अलाइंड नहीं होती। ठीक है। सो ये चीज़ इंटरव्यू में फ़ौरन क्लिक हो जाती है। सही। किस तरह क्लिक हो जाती है? लाइक यू आर सेइंग यू आर अ टीम प्लेयर बट यू हैव बीन गिवन अ सिनेरियो। उस सिनेरियो में जब आप अपनी थॉट्स बताते हैं तो उस थॉट्स में क्लियर हो जाता है कि आप सिर्फ अकेला काम करना पसंद करते हैं, या आप काम को कहाँ पे आके डेलीगेट करते हैं, सही। या आप अपनी टीम मेंबर के काम पे कितना रिलायंस लेते हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी कॉमन के मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइम शॉर्ट है तो मैंने अपनी टीम से जो काम करवाना है मैं खुद कर लूँ तो बड़ा जल्दी रिपोर्ट कंपाइल हो जाएगी। सही। बट अगर मैं ऐसा ही करता रहूँगा तो इट्स मीन कि मैं टीम वर्क तो नहीं कर रहा। तो टीम वर्क इसके आप अपनी टीम को इम्पावर भी कर रहे हैं, आप चीज़ें डेलीगेट भी कर रहे हैं, फिर आप अपनी टीम के काम को रिव्यू भी कर रहे हैं, सही। आप टीम के किए हुए काम पे रिलाय भी कर रहे हैं। सही। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आई थिंक एक टीम प्लेयर में होनी चाहिए। सो इंटरव्यू में बड़ा इजीली डिफरेंशिएट हो जाता सही। है आपकी पर्सनैलिटी का और अपने सीवी पे क्या मेंशन किया। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा इससे पीछे आते हैं। CA, CCS, CMAs क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा पीछे रखते हैं। ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, फॉर्म कंपनीज में अप्लाई किया, आपकी कंपनी में अप्लाई कर दिया, बट ट्राई कर रहे हैं, रेफरेंस भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू टेबल तो दूर की बात है, इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही, ईमेल्स भी कर रहे हैं। इसका क्या तरीका कार है? हजारों ग्रेजुएट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कहीं भी जॉब मिले, बट उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही। क्या तरीकाकार हो कि सक्सेस के करीब तो जाएं? अच्छा, फ्रेश ग्रेजुएट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत इम्पोर्टेंट, जिस तरह CA, ACCA, CMAs, CGMAs, इनमें आपने देखा होगा एक चीज़ कॉमन है, ये जब इंडस्ट्री में आते हैं ये पहले प्रैक्टिस करके आते हैं। जी, ट्रेनिंग पीरियड हो। राइट? सो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो जो मेरी एनालिसिस है, सबसे पहले जिस टाइम पे आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए ड्यूरिंग योर फाइनल सेमेस्टर्स, इंटर्नशिप्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ग्रेजुएट करने के फ़ौरन बाद आप इंटर्नशिप्स करें। सही। अगर आपको जॉब ऑफर्स नहीं आ रही तो इंटर्नशिप्स ज़रूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपने इंटर्नशिप्स कर ली, अब थोड़ा सा आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लर्निंग पीरियड जो है ना, ये दिस इज़ अ वाइटल, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। जिस टाइम पे आपका लर्निंग पीरियड है उस टाइम पे आप लर्न करें। सही। बेशक वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लर्निंग करनी पड़े, बट आप दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू लर्न। ठीक है? सो कुछ पीरियड के लिए आप लर्निंग करें। जब आपने लर्निंग कर ली है, देन मिस्टेक्स क्या हो रही होती हैं? मिस्टेक्स ये हो रही होती हैं, यू हैव सीन अ पोस्ट, आप क्या करते हैं, आप ईमेल में CV अटैच करते हैं और आप जस्ट सेंड कर देते हैं। ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? आपको एक ईमेल में अपना थोड़ा बताना चाहिए कि जी ये मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, ये मेरा मतलब थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बताएं उसमें। सही। जो जॉब है उससे रिलेटेड आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आप किस तरह रिलेटेड हैं उस जॉब के लिए, सही। थोड़ा सा ईमेल में मेंशन करें। उससे क्या होगा कि चांसेस बढ़ जाएंगे आपके शॉर्टलिस्ट होने के लिए, क्योंकि जब आप ईमेल कर रहे हैं, CV तो नेक्स्ट स्टेप है ना, CV डाउनलोड होना तो नेक्स्ट स्टेप है। जी। फर्स्ट स्टेप इज कि वो आपकी ईमेल जब ओपन हो तो उस पे एक रिक्रूटर की नज़र तो रुके। सही। वो कैसे रुकेगी? वो तब रुकेगी जब आपने उसमें थोड़ा सा रेलेवेंस बताई हो। सो आई थिंक ये चीज़ मिसिंग होती है जब हमें
सीवीज आ रही होती हैं उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि मतलब इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया जाता। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि डेटा, एआई, ऑटोमेशन, इन सब का रोल हमारे अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग में कैसा है? लोग समझते हैं कि ये तो ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली किस तरह से इनके ऊपर काम किया जा रहा है? देखें, एआई जो है ना, एआई विल नॉट रिप्लेस accountants, but accountants or anyone, AI will not replace humans actually, but those humans who use AI will definitely eliminate those who won't Yes. accept AI. Like human will replace humans, will not use AI. Yes. Why so? uh, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक काम 10 लोगों की टीम कर रही है। अब एआई के आने के बाद वो काम लेट से आप 2 टीम मेंबर्स के साथ कर सकते हैं या लेट से एक ही टीम मेंबर के साथ कर सकते हैं। तो द पर्सन हु विल लर्न एआई विल डू दैट टास्क क्विकली। अब द पीपल जो एआई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्चुअली वो इवॉल्व नहीं होना चाह रहे। हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना होता है। सही। अगर दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग एज वेल। Learning is a continuous process. It never stops for anyone. Even if anyone is a CFO, CEO, or anyone, learning never stops. This we have to understand. So, टीम्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है अपने लर्निंग कर्व को जो है हाई रखना। सो जो लोग एआई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिर्फ वो अपने आप को थोड़ा सा जो है मुश्किल में डाल रहे हैं, जबकि व्हाट एआई विल डू, एआई विल ईज आउट देयर लाइफ। सर, कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से एक्चुअली एआई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में? कोई प्रैक्टिकल यूज जो आपके एक्टिविटीज में हो? देखिए, बहुत से अभी टूल्स अवेलेबल हैं, पे टूल्स हैं डेफिनेटली। ब्लैक लाइन, काउंटिंग, ये कुछ टूल्स हैं जो आपकी ईआरपी के साथ सिंक हो सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट हो सकते हैं। अब एआई को जब आप इंटीग्रेट करते हैं अपनी बुक्स के साथ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं, लाइक आपने वीकली क्लोजिंग करनी है, लेट्स से जी। आपने अगर वीकली क्लोजिंग करनी है तो आप उस क्लोजिंग के लिए समटाइम्स रिकन्सिलिएशंस में 100% डाटा पे काम कर रहे हैं। बट व्हाट एआई कैन डू फॉर यू इज कि वो आपको वो एरियाज हाईलाइट कर देगा जो जहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम अवेलेबल है। वो एरियाज जहाँ पे प्रॉब्लम मतलब जो गुड टू गो एरियाज हैं, वो उन्हें हाईलाइट कर देगा। सही। सो अब क्या होगा कि अब आप सिर्फ उस एरिया पे फोकस कर रहे होंगे जहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। सो जो 90% डाटा आपका पहले ही एक्यूरेट है, अब वो आपका टाइम सेव हो गया। सही। राइट। सो आप सिर्फ उस 10% डाटा पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम। राइट। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये तो सर बहुत इजी है कि ईआरपी में भी ये फंक्शंस हैं कि वो रिकन्सिलिएशंस को मैच करवा जी। दें। बट व्हाट इफ आई से कि आपकी एक इनवॉइस 3 पार्ट्स में क्लियर हुई है, राइट? तो आपकी इनवॉइस 100 रुपीज़ है, बैंक में आपका 20 आ रहा है, तो अब इसको वो ईआरपी कैसे मैच करवाएगा? सो यहाँ पे कोई डेफिनेटली इंटेलिजेंस चाहिए। सही। इस चीज़ के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। तो एआई कैन हेल्प यू हेयर। सो वो जो एआई आपको 90% एरियाज में हेल्प आउट करेगा,
उसमें ये वाले एरियाज भी क्लियर हो जाएंगे। सही। हालांकि इसमें आपको इंटेलेक्ट चाहिए, एनालिसिस चाहिए, सो एआई कैन हेल्प यू इन दीज एरियाज कि जो आप अपनी रिकन्सिलिएशंस को बहुत इजी कर सकते हैं। सही। आप अपने डे एंड क्लोजिंग प्रोसेस को बहुत इजी कर सकते हैं, वीकली क्लोजिंग को बहुत इजी कर सकते हैं। फिर ये तो हो गया कि आपने अपनी बुक्स को स्मूथ कर लिया, बट जो इससे आप वैल्यू मजीद ले सकते हैं कि आपके पास एक क्लीन डाटा आ गया। सही। लाइक फाइनेंशियल्स कंप्लीट हो गया हमारे पास एज year ऑफ end नाउ, के। एज ऑफ नाउ यू हैव अ क्लीन डाटा। जी। अब आप इससे सिनेरियो प्लानिंग्स करवा सकते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में, एआई को जितना उस इंडस्ट्री के बारे में पता है, शायद वो एक इंडिविजुअल को उतना नहीं पता, सही। और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, उस पीयर्स की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। इवन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम स्टैंडर्ड। समटाइम्स हमें स्टैंडर्ड ओपन करना पड़ता है, Yes. जाके उसको पैरा को पढ़ना पड़ता है, राइट? सो वी हैव टू डू सम रिसर्च। AI has all that data. So you have your clean data. आपने इसमें forecast बनवाने हैं, you can get the scenario plannings. सही। It can give you a best scenarios के what is going to happen in next 1 month, next 3 month. मतलब आपने forecast इससे short term या long term आप इससे develop करवा सकते हैं। सही। So other than that, जो मैं मेरे माइंड में जो फ्यूचर में विल सी, व्हाट इफ यू हियर के अभी डाटा एंट्री करने के लिए वी हैव अ गाय जो डाटा एंट्री करता है। व्हाट इफ के एआई एजेंट हो एंड लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन सिंपल फॉर्म, दिस इज परचेज्ड, that vendor invoice is cleared by this amount. Simple narrations. सही। हम यही एजेंट को दें और वो खुद ही कोड, सही राइट कोड को हिट कर रहा हो आपके सिस्टम में। सर ये आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं? मैं फ्यूचर की बात कर रहा सर ये प्रेजेंट है। हूँ। दैट्स ग्रेट। क्विक बुक्स ऑनलाइन में एआई एजेंट्स आ चुके हुए हैं, ग्रेट। और ये सारा काम एआई के थ्रू हो रहा है। That's great. So this is something के this will become so normal कि आपकी जो लाइफ है बहुत इजी हो जाएगी। हाँ देखिए ना, यहाँ से एक डर लगता है कि बंदा की जॉब गई, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उससे और कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है और वो बंदा और कितना बेहतर काम कर सकता है। एग्जैक्टली। सो डरने की बजाय क्या करने की जरूरत है? आपको अपने आप को इवॉल्व करने की जरूरत है। देखें, आप जब एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, आप एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप अपनी टीम को वो टास्क नहीं सिखा रहे, ठीक है, तो आप अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं। सही। विल यू एग्री विद दिस? बिल्कुल। वाई? अगर आप अपना काम हैंड ओवर नहीं करेंगे तो आप अगला टास्क कैसे लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। राइट। सो दिस, हमें इस तरह से इसको देखने की जरूरत है कि एक पार्ट अगर मशीन ने ले लिया है, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो हमें इसको पॉजिटिवली लेना है। अब लाइक फॉर एग्जांपल, आप पहले सिर्फ एक डोमेन में काम कर रहे थे, अपनी डोमेन को डिवर्सिफाई कर सकते हैं, यू हैव द टाइम। सही। ठीक है। पहले आप सिर्फ ऑडिट में एक्सपर्ट थे, अब शायद आप ऑडिट के पैरेलल टैक्स में भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। सही। सो इस तरह से वी नीड टू सी थिंग्स डिफरेंटली कि आप किस तरह वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दिस वुड बी द फोकस एरिया कि आप वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं इन मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सही। ये बड़ी आपने रेलिवेंट एग्जांपल दी है, सिनेरियो बिल्डिंग वाली और बाकी। और मैं लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है, वो चाहता है कि उसको जॉब मिल जाए और बेहतर तरीके से मिल जाए, लेकिन उनको किन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा जो हमारे अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट के रिलेटेड भी हों और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी हो उनसे,
कि वो अपने आप में वो वैल्यू क्रिएट कर सके जो कि ऑर्गेनाइजेशन देख रही है? देखिए, सबसे पहला जो गैप मैं देखता हूँ कि जब आ, हमारे ट्रेनीज ट्रेनिंग कंप्लीट करके आगे आते हैं, जी। तो व्हाट हैपन्स इज के दे आर वेरी गुड इन प्रिपेयरिंग वर्किंग पेपर्स, but most of the times those working papers are not reflecting the ground realities. So what senior expects from his team, इसके जो टीम के एंड पे डिलीवरेबल है वो इस फॉर्म पे होकर उस पर रिलाई किया जा सके, राइट? सो रिपोर्टिंग पे, वर्किंग पेपर्स पे बहुत अच्छी ग्रिप है, बट इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे आके बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू हैव द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग तो यू कैन रिलेट कि आपके वर्किंग पेपर्स सिनेरियो को सही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और वो सिनेरियो जो आपने बिल्ड किया, जो रिपोर्ट आपका जो स्टोरी बता रही है, क्या बिहाइंड द सीन वो स्टोरी एक्चुअली वैसे है भी कि नहीं है. सही. सो ये एक गैप है जिसके ऊपर आई थिंक के एटलीस्ट इंडस्ट्री में आने से पहले इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है हमारे अकाउंटेंट्स को. फिर इसके अलावा हाउ दे कैन मेक देयर लाइफ ईजियर बाय लर्निंग एआई. सो एआई को एक्सेप्ट करना, रैदर के एआई को अवॉइड किया जाए, एआई को एक्सेप्ट कर लिया जाए, एआई को अपने पर्सनैलिटी का पार्ट बनाया जाए. सही. एआई आपको उन एरियाज में भी हेल्प आउट कर सकता है जिसका आपके पास नॉलेज ही नहीं है. जस्ट यू हैव टू गिव अ राइट प्रॉम्प्ट. यू हैव टू गिव अ राइट प्रॉम्प्ट. फिर किसी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कौन से एआई टूल्स आपके रेलेवेंट हैं. जी. इफ यू डोंट नो, जस्ट आस्क चैट जीपीटी. दिस आई वांट टू. चलिए कुछ थोड़े से आप बता दें कि जो टूल्स हमें आने चाहिए अकाउंट्स, और स्पेशली उनके लिए भी कि जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं. ज़रूरी नहीं कि वो जिनका प्रैक्टिस का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो, कि वो उनके पे काम करें ताकि वो इंडस्ट्री में रेलिवेंट तो बने. देखें, एक तो चीज़ जो है ना, जिस तरह हमने टूल्स की बात की, अब जिस तरह मैंने आपको बताया ब्लैक लाइन या अकाउंटिंग, ये जो मैंने अकाउंटिंग बताया ये आपके क्विक बुक से भी लिंक हो जाता ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स, इनको वो लर्न करें. इसका जो यूज़ केस है ना, जो इसका आउटपुट है, वो उन सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहा होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरह से आप फोकस एरियाज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है. जो एरियाज़ जो डाटा आपका क्लीन है उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. फोकस एरिया पे काम करें. अदर देन दैट, एक्सेल पे, मतलब दिस इज अपार्ट फ्रॉम एआई, एक्सेल पे वी आर वेरी गुड, बट इसके साथ पावर बीआई को भी अडॉप्ट करें. सो पावर बीआई विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड एडिशनली, जिस तरह मैंने बताया कि एक अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करें टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन. लाइक समटाइम्स होता है हम वॉक थ्रू करते हैं, हम वॉक थ्रू पेपर पे तो बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन उस वॉक थ्रू की जो एसेंस है, वॉक थ्रू को पेपर की हद तक सिर्फ ना करें. अच्छा सर, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें ना जो सीनियर्स होते हैं उनका भी बड़ा रोल होता है, मैनेजर्स. वो भी इसकी एसेंस पे काम नहीं करवाते, फोकस नहीं करवाते कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लें या इस तरह के क्वेश्चंस करें जिससे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. उनका काम है, हो गया जी काम, नहीं हुआ डेडलाइन वेट करनी है, जल्दी करें. ये बड़ा हमने देखा है, उनकी ज़्यादा फोकस उस तरफ नहीं होता. और इसके अलावा ये जो लेट सीटिंग वाला कल्चर है, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये ऑर्गेनाइजेशंस में, फर्म्स में ये क्या तरीकाकार है और ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा.
अच्छा, ये ना बड़ा हमारी फील्ड में बड़ा नॉर्मल हो गया कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, इन्होंने तो लेट सीटिंग करनी करनी। सही। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या Audit, ऑडिटर्स हैं या मतलब टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, सो कॉमनली नॉन के जी इन्होंने तो लेट सीटिंग करनी करनी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, आई थिंक के समटाइम्स आपको लेट सीटिंग रिक्वायर्ड होती भी है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको शायद लेट सीटिंग की ज़रूरत नहीं भी होती। सो इट डिपेंड्स कि आपको असेस करने की ज़रूरत है कि कहीं लेट सीटिंग आपकी हैबिट तो नहीं है। अगर हैबिट है तो लेट सीटिंग होगी। सर हैबिट के अलावा अगर मजबूरी हो तो? मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। तो अगर किसी की हैबिट है एंड दैट पर्सन इज हैज़ इन्फ्लुएंस, तो वो किसी की मजबूरी बन जाएगी। सही। ठीक है, बट हो सकता है कि किसी टाइम एट टाइम्स you genuinely have to sit late, so that is part of the profession, that if there is a genuine deadline you have to meet the deadline. यस। बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एक टास्क आपके पास, यू गॉट द ड्यू टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, और शुरू में आपने उस टास्क पे टाइम नहीं दिया, राइट? सो यू enjoyed a lot. सर ऑडिट का जमाना याद आ गया। So starting में you enjoyed a lot, जी। then on later stage you come to know टाइम आ तो गया। रिपोर्ट का टाइम आ गया। सो अब लेट सिटिंग्स हो रही हैं। सो यहाँ पे कुछ ना लाइफ स्टाइल चेंजेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही। तो लाइफ ये इसमें सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इफ दे विल शेप देमसेल्फ, तो जो उनके जूनियर्स हैं दे विल लर्न फ्रॉम देम, सही। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो इसमें अगेन आई वुड से कि पर्सनल कमिटमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और लेट सीटिंग वहीं पे करें जहाँ पे रिक्वायर्ड है, और डिफ्रेंशिएट करें कि कुछ लेट सीटिंग्स हैबिट तो नहीं है। अगर हैबिट है तो डू वर्क ऑन योर सेल्फ, चेंज योर पर्सनैलिटी, स्पेयर टाइम फॉर योर सेल्फ। सो दिस वुड बी माई एडवाइस फॉर देम। अच्छा सर, थैंक यू सो मच कि आपने बड़े बेहतर तरीके से गाइड किया। स्पेशली जो आपकी जर्नी थी वो बड़ी इंस्पायरिंग थी, जो आपने वैल्यू एडिशन की ऑर्गेनाइजेशन में, और एआई ऑटोमेशन पे जो हमने बात की ये भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट थी। और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आपको दोबारा फिर इनवाइट करेंगे, एक खास टॉपिक पे बात करेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच। वेलकम।